हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि अंकेक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं या अंकेक्षण का इस्तेमाल कहाँ और किस लिए किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि ऑडिटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अंकेक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, जहां तक अंकेक्षण के उद्देश्य की बात है तो अंकेक्षण के उद्देश्य को मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? इसमें से पहला पार्ट है आपका, अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो होता है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य। दूसरा होता है आपका सब्सिडरी या हम कह सकते हैं सेकेंडरी, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, जिसका अर्थ होता है कहीं ना कहीं द्वितीय उद्देश्य। जो फाइनल होता है आपका वो होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम ऑडिटिंग के ऑब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। कुछ आपके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी होती है और कुछ सोशल होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और सोशल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग की जैसे ही बात आती है कुछ प्रमुख उद्देश्य कहीं ना कहीं सामने दिखते हैं। किसी भी व्यवसाय के संबंध में अगर हम बात करें, व्यवसाय के संबंध में कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? जैसे हर एक व्यवसायी व्यवसाय को सुचारू व सही रूप से चलाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी व्यवसायिक सफलता सुनिश्चित, और इसी व्यावसायिक सफलता को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय से संबंधित जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उनकी कहीं ना कहीं जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये कमियां और ये गलतियां जो है उनकी जानकारी आपको कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्राथमिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्राथमिक उद्देश्य में जो पहला आता है आपका वो आता है एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, आपकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, जो भी लेखा पुस्तकें होती है, उसकी जांच, जो भी लेखा पुस्तक आपके व्यवसाय में यूज की जा रही है, इस्तेमाल में लाई जा रही है, उसकी जांच करना ही कहीं ना कहीं अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अब लेखा पुस्तकों की जांच के संबंध में अगर हम बात करें तो क्या होता है लेखा पुस्तक? जैसे लेखा पुस्तक की जब भी बात आएगी तो आप ढेर सारे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा होगा, ढेर सारी चीजें जानी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जनरल एंट्री हो गई, ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, आपके कैश बुक हो गए, परचेज बुक हो गए। इस तरीके से अकाउंट्स से संबंधित जो भी बुक्स बनाई जाती है, तैयार की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो उनका प्रॉपर ढंग से क्या करना? एग्जामिन करना, उनका प्रॉपर ढंग से जांच करना ही क्या होता है? अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य कहलाता है। अब देखिए, इसकी अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें प्राइमरी ऑब्जेक्ट की, तो सेकेंड पार्ट में बताया जाता है वेरिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, यहां पे बात होती है, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो वेरिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय जो भी विवरण है उसकी प्रमाणन। यहां पे ना केवल एग्जामिन होता है बल्कि उसकी प्रामाणिकता भी क्या की जाती है? सुनिश्चित की जाती है। किसके माध्यम से? ऑडिटिंग के माध्यम से। तो ये दो देखिए मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो आपकी कहीं ना कहीं प्राथमिक उद्देश्य होते हैं। पहला प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि जितनी भी लेखा पुस्तकें हैं उसकी जांच करना, और दूसरा जो होता है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि जो भी वित्तीय विवरण एक वर्ष के अंदर बनाया गया है, तैयार किया गया, उसका प्रमाणन करना कि वो वित्तीय विवरण पूरी तरह से सही है या नहीं है। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपकी कुछ एसेट साइड की चीजें होती हैं, कुछ लायबिलिटी साइड की चीजें होती हैं। हर एक पर्टिकुलर हेड को, चाहे वो एसेट से संबंधित हो या लायबिलिटीज से संबंधित हो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है? जांच की जाती है। ट्रांजेक्शन्स की जांच या ट्रांजेक्शन का जो वेरिफिकेशन होता है, कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन के कार्य को किया जाता है। अब देखिए, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही चीजें कंफर्म हो पाती है कि कहां पे आपके एरर आ रहा है, कहां पे आपके व्यवसाय में फ्रॉड आ रहा है। सिर्फ आप एग्जामिनेशन कर लेने मात्र से ही
अपनी गलतियों या अपनी समस्याओं का आकलन नहीं कर सकते। वहां पे आपको क्या करना होता है, वेरिफिकेशन का भी काम करना होता है। कभी कभी कुछ चीजें एग्जामिन के दौरान छूट जाती हैं, जो वेरिफिकेशन के दौरान क्या होता है, कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाती है। तो ये दोनों आपके क्या है, प्राथमिक ऑब्जेक्टिव है, आपके प्राथमिक उद्देश्य है। अब हम आते हैं अपने सब्सिडी ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, सब्सिडी में क्या मुख्य बातें हैं। अगर सब्सिडी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें पहला होता है डिटेक्शन ऑफ एरर। देखिए, एरर की क्या करना, खोज करना। जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसकी खोज करना इसमें होता उद्देश्य में आता है। अब देखिए, डिटेक्शन ऑफ एरर, गलतियों को खोजा जाता है जहां पे भी, जिस भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे यहाँ पे एग्जामिन की बात होती है, जब जांच होती है तो उस दौरान इस वजह से जांच की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि हमारे पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां कहां पे गलतियां हैं। तो देखिए, यहाँ पे गलतियों के बारे में पूछा जाता है। दूसरा जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है आपका, वो होता है प्रिवेंशन ऑफ एरर। देखिए, पहले से तो डिटेक्शन की बात हो रही थी, गलतियों को खोजने से संबंधी बात हो रही थी। न केवल गलतियों को खोजा जाता है बल्कि उन पे रोक भी लगाना किसके दायरे में आता है, आरटी के दायरे में आता है। आरटी का काम होता है ना केवल गलतियों को खोजना बल्कि उसको क्या करना, उस पर रोक लगाना, ताकि वो गलतियां बार बार रिपीट ना हो। गलतियों का जो रिपीटेशन है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, वो होता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। देखिए, ना केवल एरर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है बल्कि क्या होता है, फ्रॉड के बारे में भी जानकारी ली जाती है। तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड का मतलब होता है कपट की खोज। तो यहाँ पे कपट की भी खोज की जाती है कि कहां कहां पे कपट किया जाता है। जैसे एरर एंड फ्रॉड की अगर हम बात करें, दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात करें, अपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे कि एरर क्या होता है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कभी भी कहीं पे भी गलती होती है तो उसे हम एरर मानते हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। लेकिन जब कोई भी गलती प्री प्लान हो, उसके लिए एक बकायदा प्लानिंग की जा रही हो, तो फिर एरर ना होकर के बल्कि इसमें क्या हो जाता है, वो फ्रॉड होता है, वो कपट होता है। जहां पे जानबूझ के हम गलती करते हो क्या होता है, फ्रॉड माना जाता है। जहां पे अनजाने में गलती होती है क्या होता है, एरर होता है। देखिए, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के बारे में जानकारी होती है। उसके बाद ना केवल डिटेक्शन बल्कि क्या होता है, प्रिवेंशन भी किया जाता है, रोक भी लगाया जाता है फ्रॉड पे। तो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, देखिए कपट की खोज भी की जाती है, साथ ही साथ कपट पे भी क्या किया जाता है, प्रयास पूरा किया जाता है कि कपट पे भी रोक लगाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे व्यवसाय में कपट ना किया जा सके। देखिए, जब आप एरर एंड फ्रॉड्स को कंट्रोल करेंगे तभी आपकी व्यवसायिक सफलता सुनिश्चित हो पाएगी, अदरवाइज सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मॉरल इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय। देखिए, भी बहुत इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है, मॉरल इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय। आपके जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्या होता है, नैतिक प्रभाव पड़ता है। किसका, आपके ऑडिटिंग का। अब यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज पे मॉरल इम्पैक्ट या नैतिक प्रभाव का तात्पर्य किससे। देखिए, जब तक आपके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता तब तक आप कोई भी कार्य सीरियसली नहीं करते। अगर आपके एग्जाम की बात करें, जब तक आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक नहीं आया तब तक आप चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन सीरियस नहीं हो पाते पढ़ाई के। जैसे एग्जाम नजदीक आ जाता है तो आपको डर लगने लगता है कि अगर हम अब नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अब एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो डर आपको पढ़ने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। सेम उसी तरीके से ऑडिटिंग का भी यूज होता है। जब आपके किसी भी व्यवसाय में या किसी भी संस्था में ऑडिट का डर होता है तो जो भी इंप्लॉइज आपके संस्था में काम करते हैं वो
पूरी इफिशियंसी के साथ काम करते हैं, पूरी दक्षता के साथ काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं। लेकिन अगर यही ऑडिटिंग का डर नहीं होगा तो जो भी कर्मचारी आपकी संस्था में काम करते हैं कभी भी वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे या कोई दक्षता के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होने वाला। तो देखिए ऑडिटिंग का रोल ये भी होता है कि वो कर्मचारियों के ऊपर नैतिक प्रभाव डालता है और इसी नैतिक प्रभाव के कारण कर्मचारियों की इफिशियंसी बढ़ती है, जिसका बेनिफिट व्यवसाय में देखने को मिलता है। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है कि आपके कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव का ही रोल होता है जो मॉरल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं व्यवसाय में छोड़ता है। अब देखिए मॉरल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय के साथ साथ बात करें अगर हम, देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स हो गए। अभी हम सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव से संबंधित पॉइंट। देखिए कुछ ना कुछ आपके समाज को भी बेनिफिट्स होता है किसका, ऑडिटिंग। समाज को क्या बेनिफिट होता है, जैसे अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला जो बेनिफिट होता है प्रोटेक्शन द इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन होता है। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो विभिन्न विभिन्न कंपनियों में क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाते हैं। देखिए अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उसकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं व्यवसायियों के पास होती है और एक व्यवसायी हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट की फिराक में रहता है। तो जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं उनके हितों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब कोई भी एक ऑडिटर किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था का ऑडिट करता है तो ऐसी दशा में कभी भी वो इन्वेस्टर्स के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करता। देखिए वहां पे होता क्या है कि अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स की बात करें, निवेश की सुरक्षा के विषय में बात करें, तो जो भी निवेशक होते हैं अगर किसी भी संस्था में ऑडिट का काम होता है तो एक फेयर प्रॉफिट निकल के आता है और उसी प्रॉफिट का हिस्सा आपको पता होता है कि डिविडेंड के रूप में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा डिविडेंड तभी मिल सकता है जब उस संस्था की क्या होगा, ऑडिटिंग होगी, अंकेक्षण होगा। अगर संस्था का अंकेक्षण नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या बन जाएगी। एक इन्वेस्टर के लिए समस्या ये होती है कि अगर ऑडिटिंग नहीं होगी तो जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो बिल्कुल फेयर नहीं होगा। अगर मान लेते हैं संस्था में प्रॉफिट होती है 500 करोड़ की और मैनेजर क्या करता है, मैनेजर फ्रंट पे दिखाता है कि सिर्फ हमारी संस्था में 100 करोड़ की प्रॉफिट है, तो 100 करोड़ की प्रॉफिट में ही इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बनेगी। लेकिन अगर कभी भी ऑडिटर इस प्लेस पे काम करता है किसी बिजनेस में तो वहां पे 500 करोड़ की अगर रियल प्रॉफिट थी तो रियल प्रॉफिट ही नजर आएगी सामने, या फिर उससे हो सकता है कि 2-4% इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी नियर अबाउट 500 करोड़। और 500 करोड़ अगर अमाउंट प्रॉफिट का आ रहा है तो अब इस 500 करोड़ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बनेगी। तो यहां पे देखा जाता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव की जब भी बात होती है कि समाज में जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनको क्या क्या लाभ हो, तो ऑडिटिंग का एक जो उद्देश्य मुख्य होता है प्रोटेक्शन द इन्वेस्टर्स। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रोटेक्शन द इन्वेस्टर के बाद एक लाभ ये भी होता है कि जो भी कस्टमर या कंज्यूमर होते हैं उनको रिजनेबल प्राइस पे वस्तुएं प्राप्त हो पाती है। रिजनेबल प्राइस फॉर द कंज्यूमर। देखिए जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी लोग समाज के हैं, अगर चाहते हैं कि उनको कम प्राइस पे अच्छी से अच्छी वस्तुएं मिले तो उसके लिए भी ऑडिटिंग जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर ऑडिटिंग होगी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट पे कंट्रोल किया जा सकता है। कॉस्ट कंट्रोल होगा तो वस्तुओं की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वस्तु बनाने की जो कीमत होगी वो कम होगी। अब वस्तु बनाने की लागत अगर कम आ रही है तो निश्चित रूप से वस्तु के जो मूल्य होंगे वो भी क्या होंगे, मार्केट में कम होंगे, जिससे सस्ती दर पे आसानी से वस्तुएं कंज्यूमर या कस्टमर्स को प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो देखिए ऑडिटिंग जब होता है तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये भी आता है
कि संस्था की निरंतर प्रॉफिट बढ़ती चली जाती है। प्रॉफिट बढ़ती है तो जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि जॉब क्रिएशन, कहीं ना कहीं रोजगार का क्या होता है, सृजन होता है, और उस रोजगार के सृजन के माध्यम से समाज में विभिन्न जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं बेसिकली किस वजह से, ऑडिटिंग की वजह से, क्योंकि ऑडिटिंग के माध्यम से निरंतर क्या होता है, संस्था की प्रॉफिट अच्छी होती है, संस्था में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता, किसी प्रकार के कोई एरर नहीं होते, जिससे संस्था अपने कार्यों को सुचारू रूप से आगे की तरफ ले जाती है। और इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आता है कि आपकी संस्था में प्रॉफिट ज्यादा होने के कारण आप कहीं ना कहीं नए नए इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, और नया नया इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे जॉब क्रिएशन का काम होता है, उससे कहीं ना कहीं रोजगार क्या होते हैं, सृजित होते हैं, रोजगार का भी सृजन होता है। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये होता है कि टू रिड्यूस द टैक्स इवेंशन, टू रिड्यूस द टैक्स इवेंशन की अगर हम बात करें, एक वर्ड होता है कर अपवंचन, को क्या करना, कम करना। समाज में विभिन्न लोग होते हैं जो लगातार क्या करते हैं, कर की चोरी करते हैं। अब देखिए जितने भी व्यवसायी होते हैं संस्था, आपके कहीं ना कहीं देश में बात करें, जो भी व्यवसायी काम करते हैं मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनकी टैक्स लायबिलिटीज कम हो, और उस टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के लिए बहुत सारे लीगल इलीगल हथकंडे अपनाते हैं। लीगल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो चीजें बेहतर है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से क्या करते हैं, कर बचाना चाहते हैं, कर की चोरी करते हैं। तो कर चोरी पे लगाम तभी लगाया जा सकता है जब ऑडिटिंग की जाए। जब किसी भी संस्था की ऑडिटिंग होती है तो उसकी एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल के आती है, और उसी प्रॉफिट के बेस पे क्या होता है, उसको टैक्स पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर ऑडिटिंग नहीं होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, कभी भी रियल नहीं होगा, फेक होगा, और जब प्रॉफिट फेक होगा तो निश्चित रूप से टैक्स लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी प्रॉब्लम्स से अगर निपटने की बात करें तो ऑडिटिंग के माध्यम से सारी व्यवसाय से संबंधित जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां, उससे निपटा जा सकता है। तो देखिए ऑडिटिंग का मूलभूत उद्देश्य यही होता है कि किसी भी व्यवसाय का सुचारू रूप से संचालन करना, एक बेहतर ढंग से संचालन। जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात की तो हमने बताया कि मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्राइमरी में हमने बताया 2 पॉइंट्स हैं, सेकेंडरी के आपके 5 पॉइंट्स हैं, सोशल के 4 पॉइंट्स हमने बताया। अगर फिर भी कोई भी पॉइंट्स आपको कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ में आता, या फिर आपके बुक में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपके आंसर कहीं ना कहीं अपने वीडियोस के माध्यम से दे देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।